जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने पढ़ ही लिया होगा, आज की वीडियो किस बारे में रहने वाली है। देख लीजिए, थंबनेल पर साफ-साफ लिखा हुआ है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे जो हमारी ईएमआरएस न्यू वैकेंसीज आई 2025। कल एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें पूरा हमने आपको डिफाइन किया था कि कितनी वैकेंसी किस-किस पोस्ट के लिए आ रही है। तो उसी बिहाफ पे आज हम उन वैकेंसीज के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है अलग अलग पोस्ट के लिए, हर पोस्ट का मैं पेपर पैटर्न आपको बताऊंगा। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है या नहीं, रहने वाली है तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या होती है ये नेगेटिव मार्किंग। तीसरा, इंटरव्यू के बारे में बहुत बड़ा सवाल हमारे माइंड में है इन वैकेंसीज को लेकर, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है पिछली जो वैकेंसी आई थी उनके हिसाब से देखा जाए तो क्या इनमें इंटरव्यू लागू किया गया है या नहीं। और सबसे लास्ट, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सैलरी। हम सैलरी का बारे में आपको बताएंगे किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आने वाली है। दूसरी बात, मैं आपको लास्टली एक सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कि ईएमआरएस में जब आप ज्वाइन कर जाएंगे, जब आप ईएमआरएस के एक एम्प्लॉय बन जाएंगे तो आपकी सैलरी स्लिप किस तरीके की आने वाली है और क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, कितनी सी सैलरी आपकी रहने वाली है। एक सैलरी स्लिप सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो सिलेक्शन प्रोसेस के साथ। मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फिर से उसी पीडीएफ पर लेके जाने वाला हूं जो हमारी नेस्ट ने जारी की थी। उसे में सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन की गई हैं जी। तो जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा देंगे, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, और इनमें बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को क्लियर किया गया है, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं, जो वैकेंसी आई है, इन्होंने कहा है जो वैकेंसी आई है वो टेंटेटिव है, इनमें फेरबदल किया जा सकता है, हो सकता है ये वैकेंसी और भी बढ़ जाए सिलेक्शन कंप्लीट होने से पहले, या इनमें से थोड़ी बहुत वैकेंसी कम भी कर दे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से। नेक्स्ट के पास पूरा पूरा राइट है कि वो आधी वैकेंसी भरे या वो कंप्लीट वैकेंसी भरे जो अभी आई है, आप इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी रिक्रूटमेंट है वो नेस्ट के अकॉर्डिंग ही होने वाली है आपकी। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट की रिक्वायर्ड है, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी कट ऑफ डेट से पहले क्लियर होनी चाहिए। पिछली बार बड़ा मुद्दा रहा था, बहुत सारे बच्चों ने जो कैंडिडेट थे उन्होंने केस भी किया था कट ऑफ डेट का, क्योंकि पिछली बार कुछ इशू ऐसा रहा था, कुछ का कंफ्यूजन रह गई थी कि कट ऑफ डेट क्लियर नहीं थी। कुछ लोग एलिजिबल कट ऑफ डेट के बाद हुए थे और उनका सिलेक्शन हो गया था, बट कट ऑफ डेट नहीं थी। तो अब की बार इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफाई और एज लिमिट दोनों एलिजिबिलिटी में आनी चाहिए। इस डेट के एक दिन भी बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी में आती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप मान्य नहीं होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है वो सारी चीजें इसमें अप्लीकेबल रहेंगी। दूसरी बात, अब बात करते हैं टेस्ट की। पिछली बार की अगर मैं बात बताऊं, जो पिछली बार हमारा सिलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ था, उसके तुरंत बाद जो जो सिलेक्शन टेस्ट में क्वालिफाई हुए थे उनका जो है डीवी हुआ था, इंटरव्यू पिछली बार नहीं हुआ था। अब की बार इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया, क्या, अब की बार सिलेक्शन के लिए दो टायर्स में टेस्ट होने वाले हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम कह सकते हैं, कॉमन पेपर आएगा अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, जो उसको क्वालिफाई करेगा, उस क्वालिफाई करने के बाद वो टायर 2 के लिए एलिजिबल होगा। और जो टायर 2 एग्जाम रहने वाला है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जो रिटन टेस्ट है, टायर 2 जो है वो रिटन टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा किसका, प्रिंसिपल्स का। बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस, टायर 2 में जो परफॉर्मेंस रहेगी
उनको नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से 1:3 में बुलाया जाएगा। जो प्रिंसिपल के सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले टायर 1 होगा, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनका टायर 2 होगा, जो कि रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट में जितने क्वालिफाई करेंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के लिए जितनी वैकेंसी होगी उनका 1:3, मतलब अगर एक वैकेंसी है उसके लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 3 मल्टीपल में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टायर 2 होने के बाद। ये बात थी उसकी प्रिंसिपल्स की। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। अगर मैं बात करूं तो फाइनल सिलेक्शन जो है उनका टायर 2 बेसिस पे होगा। टायर 1 होगा, वो कॉमन एलिजिबिलिटी हो गए, वो क्लियर करने के बाद आप टायर 2 दे पाएंगे, और जो टायर 2 जो होगा उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। टायर 1 एक बार आप एलिजिबल हो गए तो टायर 1 का काम खत्म। फिर जो टायर 2 होगा उसमें जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बिहाफ पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। टायर 2 ही डिसाइड करेगा आपकी जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जाएंगे या नहीं। टायर 2 होने के बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, टायर 2 होने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। However, in respect of GSA candidates who qualified skill test considered preparing for the merit list, GSS के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, तो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहें। जेएसए की बात करते हैं, कंप्यूटर का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा 2025। इसमें भी वही बात है, जो टायर 2 में बच्चे होंगे उनका 1:3 में 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट जो है एलिजिबिलिटी के लिए रहेगा, सिर्फ जो उसको क्वालिफाई कर जाएगा वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन नोटिफाइड पोस्ट एवरी कैंडिडेट स्कोर मिनिमम 30% इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ये जो 3 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें हर कैंडिडेट को मिनिमम 30% लेने जरूरी है। 30% से कम अगर आपके मार्क्स आते हैं, भले ही वैकेंसी खाली हो, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए 25% नेसेसरी है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन टायर 2 के परफॉर्मेंस के बेस पे राइटिंग टेस्ट के लिए आपको 1:3 में बुलाया जाएगा। फिर से वही बात हर एक पोस्ट के लिए है, आपको 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली एलिजिबल कैंडिडेट आर, ये इंपॉर्टेंट बात है, आर कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए पैनल। दूसरी बात, जो 3 गुना बच्चे बुलाए गए उनका एक पैनल सेट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, कुछ चीजें मैच नहीं हो रही है, तो उसका कैंडिडेचर तो हो जाएगा कैंसिल। अगर वैकेंसी से ज्यादा बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर हो गया, क्योंकि 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, तो जितनी वैकेंसी है उनको तो ज्वाइन करा दिया जाएगा, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक पैनल में रखा जाएगा। इन फ्यूचर अगर इन मिड कोई वैकेंसी आती है तो दोबारा नई सिलेक्शन प्रोसेस ना स्टार्ट करके उस पैनल से बच्चों को ले लिया जाएगा। एक किस्म से आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं, जैसे ही अगर कोई वैकेंसी आती है, जिन जिन लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हुआ था बट कट ऑफ लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उन सभी बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इन फ्यूचर अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप उन्हीं बच्चों को कंसीडर कर लिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग वैलिडेड 2 इयर्स के लिए, अगर 2 साल के अंदर कोई वैकेंसी आ जाती है तो पैनल एंड विल बी ऑपरेटेड एज व्हेन वैकेंसी अराइज। जब भी वैकेंसी अराइज होगी तो उस पैनल से बच्चों को, कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आप 2 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहेंगे अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्लियर हो जाता है। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट, ये सारी चीजें आपको नेस्ट की वेबसाइट पर दिखाई जाएंगी, जो कि आपकी एप्लीकेशन लॉगिन आईडी से ओपन होगा। तो आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमेशा याद रखना है। एडमिट कार्ड, कैंडिडेट अगर आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड बाई चांस जनरेट भी होगा तो किसी भी स्टेज पर जाकर आपका जो कैंडिडेट है कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी या गलत होगी तो। दूसरी बात, रिस्पॉन्स शीट की बात कर रहे हैं, पेपर और डॉक्यूमेंट्स जो है सारी चीजें आपकी 2 मंथ के लिए पब्लिकेशन के पास रखी जाएगी। देखो, जो आप एग्जाम देके आएंगे
बहुत टाइम पीछे तक लोगों को डाउट रहता है, कोई केस करता है, कुछ करता है, तो 2 मंथ के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आप इलिजिबल हुए, चाहे आप सिलेक्ट हुए, चाहे आप शॉर्ट लिस्टेड हुए या नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी आंसर शीट 2 मंथ तक वहां पर रखी जाएगी। उसके बाद उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ मेरिट सेकंड के, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। सेकंड टायर के बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उनको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड विच कैन बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया भी जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड सर्विस। ये कल भी मैंने बताया था, अगर आप किसी गलत काम में फंस जाते हैं तो आपको तुरंत आपका जो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आप परमानेंट जॉब तो आपने पा ली है, बट 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में आपको रखा जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट बात आई है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं उसका एक प्रिंट आउट निकलता है। उस प्रिंट आउट को आपने बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उस दौरान आपका प्रिंट आउट, आपका टायर 1 का एडमिट कार्ड, आपका टायर 2 का एडमिट कार्ड और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाते हैं। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मिस ना करें। अगर आपका एडमिट कार्ड मिस हो गया है या आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास नहीं है, तो आपको कैंसिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है, तो इन चीजों को आप बड़े ही संभाल के रखें। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें भी आपको संभाल के रखनी है। इनमें से कोई भी चीज आपकी गुम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो कैंडिडेट है, फादर, मदर, हस्बैंड, जो नेम है वो एक्यूरेट नेम लिखा होना चाहिए। आप फॉर्म भरोगे, जो फॉर्म में आपका आप नाम लिखेंगे अपने फादर का, मदर का, हस्बैंड का या अपना, और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाएंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर उनमें मिसमैच हुआ तो भी आप कैंसिल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जी, अब बात करते हैं, ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, कैसे कैसे सिलेक्शन होने वाली है, और मैंने आपको ज्वाइन करा दिया, प्रोबेशन पीरियड तक मैं आपको लेके गया हूं। अब हम बात करते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक था पेपर पैटर्न की बात। पेपर पैटर्न मैं बाद में करूंगा, पहले हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा पैसे का, मनी का, सैलरी का। क्या क्या सैलरी आपकी रहने वाली है पोस्ट वाइज। जी जी हाँ, ये आ गई सैलरी। जो प्रिंसिपल्स होंगे, प्रिंसिपल को सेंटर के लेवल 12 के हिसाब से, हमारा क्या है, सेंट्रली एक लेवल फिक्स कर दिया गया है। लेवल 1 को इतनी सैलरी मिलेगी, लेवल 2 को इतनी, लेवल, ऐसे लेवल फिक्स कर दिए गए हैं पोस्ट के हिसाब से। तो जो हमारे प्रिंसिपल सर रहेंगे उनकी लेवल 12 की सैलरी उनको मिलेगी, जिनकी बेसिक सैलरी, पे मैट्रिक्स होता है ये लेवल, बेसिक सैलरी जो है 78,800 से लेके 2,09,200 तक रहने वाली है। बेसिक सैलरी की बात हो रही है, ये फाइनल सैलरी नहीं है। फाइनल सैलरी मैं आपको लास्ट में, मैंने जैसा कि बताया, सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा, उसमें अलाउंसेस मिल के आपकी फाइनल सैलरी क्या रहने वाली है वो सब आपको बताऊंगा। ये बेसिक सैलरी प्रिंसिपल सर की 78,800 रुपए से स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में जब प्रिंसिपल सर ज्वाइन करेंगे उसकी पहली बेसिक सैलरी ये रहेगी, और वो लास्ट तक इतनी, हाईएस्ट इतनी उनकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहेंगे उनको लेवल 8 पे रखा गया है, जिनकी सैलरी रहने वाली है 47,600 स्टार्टिंग होगा, और उससे लेके 1,51,100 रुपए तक उनकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसी तरीके से टीजीटीज लेवल 7 पे है, पीजीटी लेवल 8 है, टीजीटी एक लेवल उनसे कम माना गया है। उनकी सैलरी 44,900 से स्टार्ट होगी। जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं, बोर्ड पे ये आ जाते हैं। जी, मैंने कहा कि जो हमारा टीजीटी है वो टीजीटी से एक लेवल कम उनका रहता है, लेवल 7। उनकी सैलरी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 44,900 रहेगी, और फाइनल सैलरी 1,42,400। बहुत ज्यादा है, आगे देखना पता लगेगा आपको। लाइब्रेरियन जो है वो भी लेवल 7 में रहेगा, सेम सैलरी रहेगी। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल या फीमेल है, उनको लेवल 6 में रखा गया है। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर ये भी उसी लेवल के टीचर हैं जो टीजीटी लेवल के होते हैं। इनको लेवल 6 में रखा गया है। हालांकि और दूसरे डिपार्टमेंट है, अगर मैं डीएसएसबी की या केवीएस की बात करूं, वहां पे इनको लेवल 7 पे रखा गया है, बट यहाँ पे इनको लेवल 6 पे रखा गया है।
ये नेक्स्ट के जो गाइडलाइंस है इनके हम तो क्या कर सकते हैं, बाकी आप जो कर सकते हो वो करिए। लेवल 6 पे इनको रखा गया है, ये इनकी बेसिक सैलरी रहेगी 35,400 लेकर इतनी। फीमेल स्टाफ नर्स को लेवल 5 पे रखा गया है। सिमिलरली हॉस्टल वार्डन को भी लेवल 5 पे रखा गया है। हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स की सेम सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगी। अकाउंटेंट जो है हमारे, अकाउंटेंट को लेवल 6 पे रखा गया है, हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स से ऊपर है। दूसरी बात, जेएसए की सैलरी लेवल 2 की रहेगी, जिनकी बेसिक सैलरी 19,900 से लेके 63,200 तक रहेगी। लैब अटेंडेंट लेवल 1 पे रहने वाले हैं, 18,000 से लेके 56,900 तक इनकी सैलरी रहेगी। तो ये था आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर, ये पे मैट्रिक्स आपका रहने वाला है। ठीक है, सारी चीजें आपकी होगी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, एग्जामिनेशन क्या रहेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, उस पर आ जाते हैं अब धीरे धीरे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका मोड है एग्जामिनेशन का, एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड रहेगा। टायर 1, टायर 1 जो है एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें आपने ऑप्शन जो है डार्क करने पड़ेंगे ओएमआर सीट पर। पेपर 2 जो है कॉम्बिनेशन रहेगा डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड। पेन पेपर दोनों ही ऑफलाइन मोड में आपके पेपर रहने वाले हैं। जो पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाएगा, पेपर 2 उनका होगा, वो रिटन टेस्ट के फॉर्म में आपको आपका लिया जाएगा। उसमें जो है दोनों टाइप के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे और उसमें रिटन क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे। आफ्टर टायर 2 देयर विल बी एन इंटरव्यू। खतरनाक बात, टायर 2 होने के बाद इंटरव्यू आपका रहने वाला है, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए। घबराए नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए आपका इंटरव्यू रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा जेएसए के लिए। बाकी पोस्टों के लिए ना तो कोई इंटरव्यू है ना स्किल टेस्ट है जी। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ मीडियम। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल आएगा, वो इंग्लिश में भी आएगा हिंदी में भी आएगा। आपकी मर्जी है आप किस लैंग्वेज में पेपर को देखना चाहते हैं। फर्दर अब इससे आगे बात, चलो वो पेपर पैटर्न समझाता हूं, उसमें बताऊं जी। प्रिंसिपल के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, हमारा पेपर पैटर्न स्टार्ट कर देते हैं। पहला टायर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर माना गया है, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें 5 पार्ट्स में आपका पेपर बटा होगा, ध्यान से सुनिएगा। 5 पार्ट में पेपर रहेगा। फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है, 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, आपकी आएगी 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तीसरा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, डिटेल सिलेबस, एनईएसटी सिलेबस। क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल्स है उनको पूरा स्कूल देखना है, तो उनका रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से कुछ अलग सिलेबस रहता है, वो आपको नेक्स्ट की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन कुछ सिलेबस से रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और फाइनेंस के रिगार्डिंग सारा सिलेबस आपको नेक्स्ट पे मिलेगा, इसके रिगार्डिंग 30 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। पार्ट 5 जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। आपकी 2 लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश और हिंदी। वो 20 मार्क्स की रहने वाली है, 10 ईच हिंदी के, 10 जनरल इंग्लिश आएंगे और 10 हिंदी के। इस तरीके से आपका प्रिंसिपल का जो है टायर 1 रहने वाला है। और टायर 2 की अगर बात करें तो टायर 2 जो है आपका सब्जेक्ट बेस रहेगा हर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इनका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, और इसके रिगार्डिंग 2 पार्ट्स में बटा होगा टायर 2 भी। 40 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव जो बात हुई थी एमसीक्यू आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, हर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल ये भी 3 घंटे का एग्जाम ये रहेगा 100 नंबर का। जो टायर 1 है आपका वो आपका 2 घंटे का रहेगा, और हाँ 2 घंटे का रहेगा, और टायर 2 आपका जो है ये रहेगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है। टायर 2 से उसके लिए इंटरव्यू के लिए 1:3 में भेजे जाएंगे, मैंने बताया था। अब टायर 1 से टायर 2 में जो कैंडिडेट आएंगे वो 1:10 में आएंगे। कुल मिला के बात हुई है कि जितनी वैकेंसी है उसका 10 मल्टीपल टायर 1 क्लियर करवाया जाएगा। तो टायर 1 जो है 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे टायर 2 के लिए। टायर 2 को जो क्लियर करेगा उसमें 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए बच्चे, सॉरी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू जो है 40 मार्क्स का रहने वाला है। जो शॉर्ट लिस्ट होंगी टायर 2 में वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे प्रिंसिपल के लिए।
अब बात करते हैं वेटेज की। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? टायर 1 क्वालिफाइंग था, टायर 1 जिसने क्वालिफाई कर दिया वो टायर 2 में आ गया। टायर 2 में जितने मार्क्स लिए उनमें से आपके 80% मार्क्स आपके टेस्ट से देखे जाएंगे और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू से लेकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और इस तरीके से जो है प्रिंसिपल्स का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, पीजीटी की अगर बात करें, वो डिपेंड करता है, सब ये अपना अलग अलग सब्जेक्ट होता है पीजीटी में। इनका भी जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने की बातें हैं। इसमें एक दो चीजें जो कि पिछली बार बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ था, उन्हें पता नहीं था कैसे क्या रहता है, सुनिएगा। इसमें 6 पार्ट आ गए हैं प्रिंसिपल्स के, में 5 पार्ट थे, इसमें 6 पार्ट आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस, सेकंड पार्ट रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी कंप्यूटर की नॉलेज के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट बात है। जनरल अवेयरनेस के इतने, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जो आपने बीएड में सब्जेक्ट पढ़ा था, बीएड में पढ़ा था, उसमें से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। डोमेन नॉलेज, एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे 20 क्वेश्चन। और एनईपी 2020, ये एक बड़ा शानदार सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक रहता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, उसको तो रट दीजिएगा। तो इस तरीके से 100 मार्क्स आपके पूरे होते हैं। अब जो पार्ट 6 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के। अब बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ये पास करना जरूरी है। अगर आपने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास नहीं किया तो आपके ऊपर के जो ये पोर्शन है ये चेक ही नहीं होगा। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो पास करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लेने जरूरी है। 20 नंबर का अगर ये टेस्ट है तो इसमें मिनिमम 8 मार्क्स आपके आने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में मिला के पीजीटीज के लिए। आई थिंक समझ गए होंगे। और दूसरी बात, जिसके 8 मार्क्स नहीं आए 20 में से, उसका ये बाकी का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो पहले आपका ये पोर्शन चेक किया जाएगा पार्ट 6, उसके बाद ये। और जो आपकी कट ऑफ बनेगी टायर 1 की, वो इन 100 में से मिलेगी। ये सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये जो आपका पेपर है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का रहने वाला है। सेम उसी तरीके से 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे टायर 2 के लिए। फिर आपका टायर 2 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। आप इंग्लिश से हैं, मैथ से हैं, साइंस से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी है, जिस सब्जेक्ट से आपने जो अपना पीजी कर रखी है, उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक आपका पेपर होगा टायर 2, जिसमें 40 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। सेम उसी तरीके से एक एक नंबर के, ये 4 नंबर के, टोटल 100 नंबर का 3 आवर का पेपर आपका टायर 2 रहेगा। फिर टायर 2 होने के बाद 1:3 में 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। किसके लिए? 3 गुना कैंडिडेट टायर 2 के बिहाफ पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो आपके पास नेक्स्ट सेम पीजीटी का, जैसे पीजीटी का था वही सेम है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। थोड़ा सा इसमें पार्ट 6 में है, इसमें 30 मार्क्स की जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहने वाला है। बाकी सेम है, जनरल अवेयरनेस 10 है, रीजनिंग एबिलिटी 15 है, आईसीटी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे। डोमेन नॉलेज जो है ये पेडागोजी से रिलेटेड एनईपी 20 और 10, ये 100 नंबर का बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब लेवल, बट इसमें थोड़ा कम लेवल रहेगा, पीजीटी में थोड़ा लेवल ज्यादा आ सकता है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे, वही 12 मार्क्स, 40% आपको लाने जरूरी है। अगर ये नहीं आप ला पाए, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल सब्जेक्ट्स टीजीटी पार्ट 1 to 4 आर कॉमन, सबके लिए, किसी भी सब्जेक्ट का है 1 से 4 पार्ट, ये पार्ट सबके लिए कॉमन रहेंगे। 5th पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसका आएगा। एंड 6th पार्ट जो है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज करोगे। ठीक है, आपसे लैंग्वेज की चॉइस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में लैंग्वेज की चॉइस मांगी जाएगी, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज भर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है इनमें से लिमिटेड है आपका। एवरी कैंडिडेट 1 लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी, इनमें से कोई ना कोई। हाउएवर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आप इंग्लिश और हिंदी को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं तो उनका बाकी नॉर्मल इंग्लिश हिंदी से थोड़ा सा लेवल अप करके आएगा कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा था, टायर 2 का और टायर 1 का एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। क्या सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टायर 2 विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। टायर 2 का जो सिलेक्शन होगा वो टायर 1 के बिहाफ पे होगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट को हटाकर।
100 नंबर में से आपकी मार्क्स लिस्ट बनेगी टायर 1 की। फिर टायर 2 के लिए 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। टायर 2 आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होगा, सेम वही पैटर्न नहीं है, सब में सेम चला हुआ है। मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। सेम हॉस्टल वार्डन में है। हॉस्टल वार्डन में 5 पार्ट में ये बटा हुआ है, जिसमें से 4 पार्ट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चन आपके रहेंगे, आप देख सकते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया 30-40% मार्क्स इसमें भी लेने जरूरी है, वो सब चीजें हैं। आपको वही जो ये सारी चीजें रिपीट है, सेम जो टीजीटी में था वही चीजें हैं। और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है सिलेबस आपको नेक्स्ट पे की वेबसाइट पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है डिस्क्रिप्टिव में क्या सिलेबस रहने वाला है, वो नेक्स्ट की वेबसाइट से मैं आपको अगली वीडियो में हो सकता है उनके बारे में बताऊं। मेरिट लिस्ट इनकी भी ऐसी सेम। अकाउंटेंट की बात करते हैं, जो पेपर पैटर्न है लगभग सबका सेम है, यही पैटर्न रहेगा। 4 पार्ट तो वही सेम, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये इतने इतने क्वेश्चन के 20 नंबर का इनका जो है कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा सेम। फिर टायर 2 हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, ये नई वैकेंसीज आई है हमारे लिए, पिछली बार ये नहीं थी। जो मैं कहना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट बात ये है, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, पिछली बार बहुत अच्छे अच्छे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रिजेक्ट हो गए थे सिर्फ इस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के। वो लैंग्वेज को क्लियर नहीं कर पाए और उनका पेपर चेक नहीं हो पाया। वो खुश हो के आए थे पेपर देके कि हमारा क्लियर हो जाएगा, बड़ा अच्छा पेपर हुआ है, बट किन्हीं कारणों से उनका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप लैंग्वेज को भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं, कहीं ऐसा ना हो आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाए। जी सेम ये इसी तरीके से फीमेल स्टाफ नर्स की जनरल अवेयरनेस, एबिलिटी, आईसीटी, ये सिंपल उसी तरीके से इनका जो है 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज, इसमें 3 लैंग्वेज आएंगी इनकी, ठीक है। तीसरी रीजनल लैंग्वेज में आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और ये जो ऊपर था इसमें 20 मार्क्स का रहेगा कॉम्पिटेंसी, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आएगी, इसमें 2 लैंग्वेज आएंगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा टीजीटी के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। जी ये रहा टीजीटी का। इसमें इन्होंने ये कहा था लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज तो आएंगी आएंगी, इंग्लिश एंड हिंदी। तीसरी एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। आप इंग्लिश हिंदी में से भी दोबारा एक चूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज आएंगी इसमें भी। जी अब आगे चलते हैं। अकाउंटेंट का हो गया। आई थिंक आपको पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा, हर किसी का पेपर पैटर्न सेम है। उसी तरीके से टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, वो किया जाएगा। टायर 2 होगा, फिर सेम 3-3 घंटे का सबका टायर 2 रहेगा। इस तरीके से आपकी जो है सिलेक्शन। फिर जूनियर जेएसए के लिए, जेएसए में ये रहेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें आईसीटी की जगह पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं रीजनिंग के 25 रहेंगे, क्वांटिटी 25 रहेंगे। इसके पेपर में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग डिफरेंट है बाकियों की बजाय। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 2 लैंग्वेज आएंगी, इंग्लिश और हिंदी, 10-10 नंबर की। 2 घंटे का इनका पेपर रहने वाला है। बाकियों के जो ऊपर थे वो 3 घंटे के और 2.5 घंटे के थे। डिस्क्रिप्टिव इनका भी 3 आवर्स का रहने वाला है। 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जिनका डिस्क्रिप्टिव पेपर ये रहेगा। और 3 गुना बच्चों को फिर यहाँ से बुलाया जाएगा, जो टायर 2 को क्लियर करेगा उनका फिर जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। लैब अटेंडेंट सेम ऐसा ही जैसा जेएसए का पैटर्न था, सेम जेएसए जैसा पैटर्न इनका है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, 2 सब्जेक्ट आएंगे, 25-25-25 इस तरीके से होंगे। तो ये सब पैटर्न आपने समझ गए होंगे आप, जो पैटर्न रहने वाला है पेपर का। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नहीं है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम। नेगेटिव मार्किंग इंपोर्टेंट। नेगेटिव मार्किंग होता क्या है? 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। अगर आप आंसर ठीक करके आते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात है, नॉट डिस्क्रिप्टिव। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू क्वेश्चंस में होती है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होती है। और 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप आंसर गलत कर देते हैं तो आपका 1/3 मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। 0.33 एक क्वेश्चन गलत होते 0.33 जो है मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप कोई भी मार्क्स आंसर नहीं देते हैं तो उसका कोई मार्क्स आपको गिवन नहीं दिया जाएगा। ये है आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3। एक ठीक करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.3 मार्क्स आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आपका जो ठीक था वो भी गलत हो जाएगा।
इंपोर्टेंट ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है ये, सिर्फ टू आंसर क्वेश्चन कैंडिडेट मार्क ओनली ओएमआर सीट को जो है करेक्ट आंसर अच्छे से फिल करें, एक से ज्यादा राउंड आप फिल ना करें। अगर आप एक से ज्यादा राउंड फिल करेंगे वो भी आपका गलत माना जाएगा और आपके 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे जी। डिस्प्ले ऑफ ओएमआर, जब आप पेपर देके आएंगे उसके बाद आपकी ओएमआर सीट जो है नेस्ट की वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, ओएमआर सीट दिखाई जाएगी और वो फिक्स 2-3 दिन के लिए आपकी ओएमआर सीट दिखाई जाएगी, उसके बाद उसको वापस से हटा दिया जाएगा। तो आप अपनी ओएमआर सीट वहां से डाउनलोड कर ले, आंसर की भी वहां से मैच कर ले। और दूसरी बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, इंपॉर्टेंट बात, डाउट है, आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, तो आपके लिए उसको नॉन रिफंडेबल 1000 रुपी, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपको चैलेंज करना है कि ये क्वेश्चन गलत है। दूसरी बात, अगर आपका चैलेंज सही पाता है तो आपके 1000 रुपए जो है रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आपका चैलेंज द अमाउंट विल बी रिफंड कैंडिडेट डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका, अगर जो आपने चैलेंज क्वेश्चन किया था वो सही चैलेंज था तो आपके 1000 रुपए वापस आएंगे। अगर आपने जो चैलेंज किया और वो क्वेश्चन आपका चैलेंज गलत रहा तो आपका 1000 रुपए जो है रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, ये सब था, ये सब हमने देख लिया। अब ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी मिलेंगे, पेपर में क्या क्या लेके जाना है, ये सब चीजें हम डिस्कस नहीं करते हैं जी। अब जो जिसके लिए आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, ये सारी नॉलेज आपने ले ली है। हमने जो है सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया आपको कैसे कैसे हुआ, हमने इंटरव्यू की बता दी, सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट में इंटरव्यू है, बाकी किसी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। हमने आपको पेपर पैटर्न बता दी, हर एक का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताई कि भाई जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा, 40% मार्क्स नहीं ले पाएगा, उसका पेपर ही चेक नहीं होगा। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग की मैंने आपको बात बता दी। अब जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं, तो चलिए चलते हैं, मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, किस तरीके की आपकी सैलरी स्लिप दिखेगी जब आप जो है जॉब पालेंगे जी। ये किसी की सैलरी स्लिप है, नेम वगैरह मैंने हटा दिया है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन। और ये सैलरी स्लिप मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त 2000, जस्ट पिछले मंथ की सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई जिसकी बेसिक पे 40,200 है, बेसिक पे जो मैंने बताया था, आपकी सैलरी जो पे मैट्रिक्स आपको लेवल 1 2 3 4 5 वो जो 12 लेवल तक बताया था, वो बेसिक पे इसकी 40,200 है। और इसकी टोटल सैलरी जो है 93,666, बहुत हो गई। ये हो सकता है किसी लेवल, आई थिंक, हाँ ये लिखा हुआ लेवल 7 के लिए ये है। ये अगस्त में इनकी सैलरी बढ़ के इतनी हो गई है, पहले इनकी सैलरी इतनी नहीं थी। स्टार्टिंग में इनकी सैलरी जो है 44,900 थी, अब बढ़ के थोड़ी ज्यादा हो गई है क्योंकि सैलरी बढ़ती रहती है जी, सैलरी बढ़ती रहती है। तो दूसरी बात, डियरनेस अलाउंस आपको डीए मिलेगा। हाल फिलहाल की बात करें, हमें 55% डीए आजकल जो गवर्नमेंट का है वो चला हुआ है, तो इसके 55% आपको डीए मिलेगा। इतना आपको टीए मिलेगा मंथली 1800। आपको एचआरए मिलेगा 10% और टीए पे भी आपको डीए मिलेगा 55%। एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट लोन, अगर वैसे तो आपको अकोमोडेशन देगी, आपके जो है क्वार्टर वहीं बने होंगे। बाई चांस किसी रीजन से आपको क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तो आपको 10%, बेसिक सैलरी का 10% आपको जो है आपको एचआरए मिलेगा। एनपीएस, क्योंकि नई पेंशन स्कीम आ गई है, उस नई पेंशन स्कीम में आपको एनरोल किया जाएगा, तो आपको एनपीएस जो है इतने रुपए, आपको बता देता हूँ 14% एनपीएस जो है सरकार, एम्प्लॉयर, हम नेक्स्ट के एम्प्लॉयर है तो 14% आपकी बेसिक सैलरी का वे देंगे। और आपको स्पेशल पे मिलेगी, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि आप रेजिडेंशियल स्कूल में रह रहे हैं, आपको बहुत सारी अलग एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़ेंगी, तो उनके लिए आपको स्पेशल पे दिया जाता है जो आपकी बेसिक सैलरी का 10% होने वाला है। तो कुल मिला के आपकी इतनी ग्रोथ सैलरी इतनी रहने वाली है। ये ग्रोथ सैलरी है। इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इस ग्रोथ सैलरी में से ये जीआईएस, सीजीएचएस, सीजीआईएस, ये एक बीमा टाइप कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है, उसके कटे गए हैं। और आपका जो है 7,161 रुपए 10, ये इतना जो है कंट्रीब्यूशन आप देंगे एनपीएस में। एनपीएस का एक रूल है कि कुछ परसेंट हमारी सैलरी से कटेगा और कुछ परसेंट सरकार हमें देगी, इतना हम देंगे उसमें सरकार इतना डालेगी, कुल मिला के इतने रुपए जो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, वो एनपीएस अकाउंट में आपके सेव होते रहेंगे। जब आप रिटायर होंगे उस दौरान ये पैसा इकट्ठा करके आपको दे दिया जाएगा। फाइनली इतना डिडक्शन होने के बाद नेट सैलरी 75,537 इन महाशय की इनके अकाउंट में हर मंथ
28, 29 या 30 तारीख को आ जाती है। लेवल 7 की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने ये लेवल 7 के हिसाब से, इस बेसिक के हिसाब से 55% जो आपका लेवल होगा, आप अपने लेवल के हिसाब से 55% निकाल ले, आप अपनी सैलरी बता कर सकते हैं कितनी आपकी टोटल सैलरी बनने वाली है, टीए, डीए, एचआर, ये सब मिला के। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या क्या हमारा रहने वाला है। तो आज हमने सारे जो है कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। दूसरा, अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। बहुत से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होता है कि मैथ के लिए मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, इस तरीके से हर सब्जेक्ट का। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी एज की एलिजिबिलिटी, एज कितनी रहने वाली है, और क्या क्या सब्जेक्ट के लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपके पास होने चाहिए, वो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं और किसी कारण से, किसी मिस्टेक की वजह से उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे। तो लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।